हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। माय नेम इज़ नीलम और आज हम क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। एनसीईआरटी बुक का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं एंड साथ के साथ मैं आपको इसको समझा दूँगी। पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स की बात हो रही है जिनका नाम है पहेली एंड बूझो, और वो एक दिन अपने समर्स में अपने अंकल के घर गए तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने उनके घर पर कुछ चीज़ें देखी, कुछ टूल्स देखे और कुछ हथियार देखे, जैसे कि खुरपी देखा, सिकल, शॉवल, ये सब चीज़ें जो दिखी हैं ये सब उन्होंने देखी। तो आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो उनके मन में ये बात आई कि क्या चीज़ें हैं और ये कैसे यूज़ होती हैं। तो ये जानकारी उनको लेने की इच्छा जागृत हुई। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। अभी हमने ये पहले क्लासेस में और पढ़ाई ही है कि हमारे को सबको जीवित रहने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है। और सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब चीज़ों को फूड चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। और ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हमने ये भी अपने आप ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं प्लांट्स। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड। ये भी पढ़ा था कि एनिमल्स और ह्यूमंस वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इसके लिए। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स कहाँ से अपना खाना लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों रहती है। यू ऑलरेडी नो द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको चलाने के लिए, उनको कैरी आउट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है। और हमारे को एनर्जी कहाँ से आती है, वो हमारे को फूड से आती है। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और जो फूड है वो हमें प्लांट्स और एनिमल दोनों से ही मिलता है। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. अब जो ये फूड है, अब फूड के ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं, तो फूड जो है वो हमें रेगुलर चाहिए होता है। उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि सबको वो मिल पाए ठीक से। प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, तरीके से उसको केयर करना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, उसकी प्रॉपर से उसका मैनेजमेंट रखना चाहिए। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सब में इक्वल तौर पे सब पे होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें, प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। ठीक है ना। तो इसके चलते हम आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.1 इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अब फूड के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फील्ड्स में जाएंगे, वहाँ फार्मर्स जो फूड उगाते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, जब प्लांट्स होते हैं जो एक तरह के, जो सेम काइंड के होते हैं, जब हम उनकी फसल को काटते हैं at one place on a large scale, एक ही जगह पे बार बार उसको काटते हैं बड़े पैमाने में, तो इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अब जैसे हम कहते हैं कि वीट की क्रॉप है, इस फील्ड में हमने वीट की क्रॉप उगाई है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फील्ड है वो वीट की ही उसके अंदर क्रॉप होगी और किसी की नहीं होगी। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब बहुत तरह की क्रॉप्स होती हैं, उसके अंदर हो गई सीरियल्स, हो गए वेजिटेबल्स, हो गए हैं फ्रूट, हो गए हैं। तो दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन विच दे ग्रो। और ये जो क्रॉप्स होती हैं इनके एक कोई सीज़न के तरह उगाई जाती है। किसी सीज़न में कुछ उगाया जाता है, किसी सीज़न में कुछ उगाया जाता है, क्योंकि सबकी प्रोडक्शन सीज़न के अकॉर्डिंग करी जाती है, वरना वो फसल उगती नहीं है ठीक से। इन इंडिया these can be classified on the basis of season on which
on which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब हम हमारे को ये पता है कि जो हमारा इंडिया देश है, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग हो गया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी अलग है, रेनफॉल एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग तरीके की वहाँ पे टेम्परेचर होता है, अलग अलग तरह की वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, अलग अलग तरह का वहाँ पे बारिश या रेनफॉल होती है. अकॉर्डिंग टू देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स. जैसे जिस जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्रॉप्स को वहाँ ग्रो करते हैं अलग अलग पार्ट्स में जितने भी हमारी कंट्री के हैं. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इतने सारे अलग अलग तरह की चीज़ें होने के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. दीज आर, तो हमने दो तरह के क्रॉप्स में उनको बांटा है, और वो हैं, फर्स्ट इज़ खारिफ क्रॉप. फर्स्ट हो गई हमारी खारिफ क्रॉप. वेट, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम खारिफ क्रॉप. तो फर्स्ट इज़ खारिफ क्रॉप्स एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स. तो अब पहले हम खारिफ क्रॉप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. तो इसका सिंपल आप याद रखिएगा कि जो भी क्रॉप हम रेनी सीजन में हम क्रॉप्स उगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसे कहते हैं खारिफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. तो हमारे इंडिया में जो रेनी सीज़न है वो जून से सितंबर तक माना जाता है. इसलिए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा खारिफ क्रॉप्स. ये सारे जितनी भी क्रॉप्स हैं ये उगाई जाती हैं, खारिफ क्रॉप्स के अंदर आती हैं, क्योंकि ये बारिश या रेनी सीज़न में इनको अच्छे से ग्रो होती हैं. अब आया हमारा रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो ठंड के मौसम में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें कहते हैं रबी क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. और ठंड का जो पीरियड माना गया है वो है अक्टूबर से मार्च इंडिया में. तो एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर, और रबी क्रॉप्स में जो कैटेगरीज आती हैं वो है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ये आप याद कर लेना पढ़ के, और ये सब चीज़ें आपको लर्न होना चाहिए. अब हम 1.2 पढ़ रहे हैं. 1.2 इज़ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. अब इसमें हम देखो, जैसे कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब हम किसी क्रॉप का कल्टिवेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ती हैं, फार्मर्स करते हैं टाइम टू टाइम अपनी क्रॉप को ठीक से कल्टीवेट करने के लिए. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू. और अगर आप भी, या कोई इवन एक गार्डनर भी, और आप भी अगर घर पे कोई भी क्रॉप उगाते हैं तब भी हमें इन एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करना पड़ता है. मतलब कि हमें कुछ भी उगाना है, एक छोटा सा प्लांट उगाना है, या हमने गार्डन की देखभाल करनी है, या हमें एक बड़े फील्ड्स में कोई क्रॉप उगानी है, द एक्टिविटीज़ वी हैव टू डू द सेम थिंग्स. क्योंकि उनके बगैर फसल जो है, उनके बगैर जो प्लांट जो है, वट एवर इट इज़, वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन यू ग्रो ornamental plants in your house, these activities are tasks are referred to as agriculture practices. तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं अपनी क्रॉप को, अपने गार्डन के लिए, अपने घर के जो पेड़ पौधे उगाते हैं, जो भी करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, तो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उनको बोलेंगे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड. और उसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं वो लिस्ट नीचे दे रखी है आपके. वो हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज. तो ये जो है 7 लिस्ट जो दे रखी है, 7 जो आपको दे रखे हैं टर्म्स, ये हमें करनी पड़ती है हमें अपने क्रॉप को उगाने के लिए. तो इसके बारे में पहला हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपका फर्स्ट था, उसको हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. जब भी आप कोई क्रॉप उगाना चाहते हैं, फसल उगाना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके लिए मिट्टी, सॉइल तैयार करनी होती है, उसको अच्छे से तैयार करना होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. उसको सॉइल को उल्टाना पलटाना और उसको लूजन करना, उसको कर देना, थोड़ा उसको ढीला करना. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल.
तो फिर इसके अंदर जो हम रूट्स में जो भी सीड डालेंगे वो डीप चले जाएंगे सॉइल के अंदर, इस ये करेंगे तो द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली एंड इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो उससे क्या होगा, जब हम इसको लूजन करते हैं सॉइल को, तो वो जो भी हम सीड्स डालेंगे एक तो वो डीप चले जाएंगे एंड देन वो ब्रीथ भी, प्लांट्स जो है उसमें ब्रीथिंग भी अच्छा होगा उनका, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ न्यूट्रिएंट्स उन्हें ठीक से मिलेंगे। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, 1 सेकेंड, ये तुमने पढ़ लिया। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली। अब दिमाग में ये आएगा आपके कि कैसे वो सॉइल से अगर हम उसको लूजन करते हैं तो वो कैसे सांस कैसे ले सकते हैं ईजी, इसके साथ क्या लॉजिक है। तो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो हमारे सॉइल होते हैं उसमें अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं, और जब हम सॉइल को लूजन करते हैं तो वो उनकी ग्रोथ जो होती है वो सॉइल के अंदर लूजन हेल्प्स इन द ग्रोथ, उनमें ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। अर्थ फॉर्म्स की और माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है सॉइल में जब हमको लूजन करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो ये चीज़ें जो हैं वो सॉइल के लिए अच्छी होती हैं, फसल के लिए, और वो फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। एंड दे फर्दर टर्न टू लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस, फिर उसके अंदर ह्यूमस आ जाता है सॉइल के अंदर। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो हम सॉइल को क्यों करते हैं टर्न या लूजन क्यों करते हैं उसको। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। की आपने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है और एयर, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसके अंदर। इन एडिशन डेड प्लांट्स, उसके अंदर डेड प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और डेड एनिमल्स के भी डिकम्पोजिशन सॉइल में होती है, उनके ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं उसके अंदर। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल एंड दीज न्यूट्रिएंट्स अगेन ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स। तो वो जो भी डेड डिकेइंग चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें वो जा करके सॉइल को उसके अंदर एब्जॉर्व हो जाती हैं। तो उसको हम जब हिलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनका ग्रोथ होता है, उनके अंदर एक मूवमेंट आ जाती है। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए जब हम मिट्टी की ऊपरी सतह को हिलाते हैं या उसमें लूजन अप करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं एक क्रॉपिंग करने से, कोई भी फसल करने के लिए। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of soil। तो इसलिए जो सॉइल को जो हमने प्रिपेयर करना है अपने कल्टिवेशन के लिए, लूजन करना है, वो एक बहुत फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट है, और उसको हमें पहले करना बहुत ज़रूरी है अगर हमने कोई भी क्रॉप और अपना प्लांट को अगर हमने अच्छे से उसको उगाना है तो। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल कॉल टिलिंग और प्लोइंग। इसको हम एक टर्म में बोल सकते हैं, कि इसको बोल सकते हैं हम, ये कहते हैं इसको टिलिंग और प्लोइंग भी कहते हैं इसको। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये हम प्लो से भी करते हैं। प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। वो या तो वुड के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। और अगर सॉइल जो है हमारी बहुत सूखी है, ड्राई है, तो उसके लिए पहले हम वाटरिंग करते हैं, उसके बाद फिर प्लोइंग करते हैं। द प्लोड फीड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। जो पीसेज होते हैं सॉइल के जो बने रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। तो वो हम प्लैंक के थ्रू उसको हम क्रश कर देते हैं। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सॉइल एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज। फिर उसको लेवल अप करते हैं अपने सॉइल को अपने इरीगेशन के पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। और जो लेवलिंग करते हैं हम, उसके लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लेवलर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। अब हम जब सीड्स को सो करते हैं, इसको बीजते हैं मिट्टी में, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू अ साइज ऑफ ग्रेन्स टू। तो हमारा जो सॉइल है वो एक छोटे से दाने की तरह, ग्रेन की तरह है, उसको हमें छोटा छोटा करना होता है फॉर बेटर यील्डिंग। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ वेरियस टूल्स। तो वो भी हम किस टूल से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़
आर द प्लो, तो वो हमारे को प्लो, जैसे पिक्चर भी दे रखी है आपको यहाँ, ठीक है, वो हम प्लो से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लो, अब हम प्लो के बारे में यहाँ उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप। तो इसके द्वारा हम सॉइल को टिलिंग भी करते हैं और उसको फर्टिलाइज़र्स भी देते हैं अपने क्रॉप्स को। रिमूविंग द वीड्स, उसके अंदर से वीड्स वगैरह भी निकालते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो वो वुड से बना होता है पीछे, और आगे उसको बुल्स कैरी खींचती हैं, और अदर एनिमल्स हॉर्सेज, या तो बुल्स या हॉर्सेज या एनिमल्स वट एवर। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन पार्ट, उसके आगे एक आयरन का पार्ट होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, जो उसका एक वुड का जो उसका जो मेन पार्ट होता है वो एक वुड का बना होता है, लॉन्ग लॉग होता है वो, विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शैफ्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्लो शैफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट एंड, उसके एंड में जाकर के एक हैंडल होता है, और एंड ऑफ द शाफ्ट द अदर एंड इज़ अटैच टू बीम, और जो उसका अदर एंड होता है वो बीम से अटैच होता है, विच इज़ प्लेस्ड एज जो बुल्स के साथ प्लेस किया जाता है उनकी नेक के साथ। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो, ताकि उसको कैरी आउट कर सके, जैसे आप देख ही रहे हैं पिक्चर में, जैसे ये, ठीक है, ऐसे करके ये लॉग लग रहा हुआ है और ये उसको पीछे उसको चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। ये प्लो शाफ्ट है हमारा, ये हमारा प्लो शेयर है, ठीक है, और ये बीम है, इसको कहते हैं बीम। तो ये आपको डायग्राम दिया गया ताकि आप इसको ठीक से समझ पाएँ। So the ingenious wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. अब जो वुडन थे प्लोअर थे उनको चेंज कर दिया गया है आयरन से, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हो, ठीक है, वेट, हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर मूविंग वीड्स। अब जो वीड्स आ जाते हैं, वीड्स मतलब कि जैसे कि अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं सॉइल के अंदर, वीड्स, कांटे एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड जो फॉर लूजनिंग द सॉइल, इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड फॉर आयरन। आयरन की एक लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, या तो वुड की बनी होगी या आयरन की एक रॉड सी बनी होगी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, वेट, हो की पिक्चर ये रहा, ये देखो यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। तो ये है आपका बीम, ये है आपकी रॉड, ये है बेंट प्लेट, जिसके नाम याद कर लीजिएगा, बेंट प्लेट, ये है ग्रिप, और ये है, दिस इज़ कॉल्ड हैंडल। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हो। तो इसके द्वारा आपको इजी होगा कि वो कैसे उसकी बना होता है स्ट्रक्चर, और उसका क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हो के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड इज लूजनिंग द सॉइल से। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है उसमें, आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। और कैसे वर्क करता है, वो ब्लेड की तरह वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और वो किससे खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा। अब आएगा हमारा नेक्स्ट इज़ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर। आजकल प्लोइंग ट्रैक्टर के द्वारा भी करी जाती है, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये जो ट्रैक्टर होता है इसको हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारा टाइम भी बचाता है और हमारी लेबर भी कम करता है, हमारी मेहनत भी कम करता है। अब है सोइंग। Sowing is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. अब हमने अपनी सॉइल को तैयार किया, वीड्स वगैरह निकाल दिए, लूजनिंग भी कर दिया, अब हम सोइंग करेंगे। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका पार्ट है प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि अगर हमने अच्छे क्वालिटी के नहीं लिए तो वो अच्छे से क्रॉप उगेगी ही नहीं। सो गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, उसको पहले क्लीन करो और उसको हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी। फार्मर्स प्रेफर्स टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। तो फार्मर्स को तो बिल्कुल ही ऐसे ही सीड्स चुनने चाहिए जिससे उनको ज़्यादा फसल मिले, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स के अंदर हम पढ़ेंगे, देखो ये एक्टिविटी 1.1 कुछ बोली गई है। द टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर।
एक बीकर में आप पानी भर लीजिए, बट पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टीड वेल। उसमें सीड्स डालिए वीट के थोड़े से और उसको थोड़ा सा हिलाइए वेल। वेट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए वहीं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन द दोज विच सिंक। क्या कुछ अंदर चले जा चुके हैं जो सिंक मतलब डूब गए हैं, या कुछ ऊपर रह गए हैं? वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज सीड्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और बाकी नीचे चले जाएंगे। दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड और हेल्दी सीड्स। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं हेल्दी सीड्स को और डैमेज सीड्स को अलग अलग करने के लिए। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब सोइंग करने के लिए भी जो टूल्स चाहिए उसके लिए भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो ट्रेडिशन टूल, द टूल यूज्ड from there, the tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel। तो उसको बोलते हैं, उसकी शेप लाइक ए फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू फनल, सीड्स फनल के अंदर डाली जाती हैं। पास थ्रो इट इनटू 2 और 3 पाइप्स, फिर वहाँ से जाके वो 2-3 पाइप्स में डाइवर्सिफाई हो जाती हैं, उसके शार्प एंड्स में चली जाती हैं। दीज एंड पेयर्स इनटू द सॉयल, फिर वो सॉइल्स में जाती हैं। प्लेस सीड्स देयर, फिर वो सॉयल में जाके जगह जगह पर, क्योंकि वो एक साथ जाती हैं तो वो अलग अलग सेपरेशन से अलग अलग तरीके से वहाँ पे डाइवर्सिफाई होके ठीक से वहाँ पे सो कर दी जाती है, मतलब कि बीज दी जाती हैं। तो इस तरह से ये दे रखा है। पहले ट्रेडिशन मेथड में ऐसे सोइंग इनके द्वारा करी जाती थी, ठीक है। तो ये आप डायग्राम्स वगैरह देख लेना, साथ साथ दे रखे हैं आपके, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर यू। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हमने कर ली हैं तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और ये वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सीड ड्रिल से हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, उसमें आपको आगे समझाएंगे। तो होप करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ज़रा सा भी आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेहनत से मैं आपको समझाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।